हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। पिछला जो वीडियो लेक्चर नंबर 5 हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। उसने बंगाल में द्वैत शासन दिया, जिसके परिणामों को देखते हुए उसे हटाया गया बंगाल के गवर्नर के पोस्ट से, और वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जो है वो इलेक्ट किया जाता है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है। लेकिन इसके तुरंत बाद अगली साल में 1773 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है भारत के लिए, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी जाती है। यानी कि वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल या फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। बार बार ऐसे टर्म्स आएंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय। तो इससे रिलेटेड जो डाउट है उसको मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला है रॉबर्ट क्लाइव, ये जो था वो था फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रांत का पहला ब्रिटिश गवर्नर। लेकिन 1773 में जो एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। लेकिन इसी एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसके साथ नाम में या उपाधि में जो ऐड किया जाता है वो है जनरल। इसके बाद में हम देखेंगे विलियम बेंटिक के टाइम में एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1833। तो इस एक्ट के द्वारा जो विलियम बेंटिक है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग का टाइम आता है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में भारत शासन अधिनियम, इंडिया एक्ट 1858 पास होता है। इस एक्ट के द्वारा पूरा का पूरा जो शासन है वो कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था अभी तक भारत में, उसको गवर्नर जनरल इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यदि वही गवर्नर जनरल इन ब्रिटिश इंडिया भारत में किसी रियासत के साथ कोई मोल तोल, कोई संबंध, समझौता करते थे, तो उसे वायसराय के नाम से जाना जाता था। तो जो कैनिंग था वो फर्स्ट वायसराय था, गवर्नर जनरल इन ब्रिटिश इंडिया था फर्स्ट, और विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो चलिए अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश दिया गया था, और जिसके द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चलाई जा रही जो डुअल गवर्नमेंट थी, जो द्वैत शासन था बंगाल में, वो समाप्त कर दिया जाता है। और इसी के लिए भेजा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। जो दो नायब दीवान नियुक्त किए गए थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है वो, और उसकी जो एक काउंसिल है, ये काउंसिल और गवर्नर मिलकर के आपस में बन जाते हैं रेवेन्यू कमेटी, राजस्व समिति बन जाते हैं। और राजस्व समिति नियुक्ति करती है कर संग्राहक, कलेक्टरों की। इन कलेक्टरों का काम क्या होगा? इन कलेक्टरों का काम होगा जो अभी तक परंपरागत रूप से जमींदारों, चौधरियों के द्वारा जो टैक्स, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, वो अब कलेक्टरों के द्वारा किया जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो राजस्व समिति थी जिसमें गवर्नर और उसकी परिषद थी, इसको 1786 में रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड में बदल दिया जाएगा। कर वसूली का जो काम था, जैसा मैंने आपको बताया, जमींदारों, चौधरियों आदि से वापस ले लिया गया है। डुअल गवर्नमेंट में क्या था कि कंपनी ने दीवानी के काम तो अपने पास रखे थे, लेकिन टैक्स वसूलने का जो काम था वो भारतीयों को दे रखा था, और जो निजामत के काम थे वो दे रखे थे नवाब को। तो जो अब दीवानी के काम थे, इस डुअल गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद, इस द्वैत शासन के खत्म होने के बाद में, वो दीवानी के सारे कार्य कंपनी ने अपने हाथों में ले लिए। और नवाब से जो निजामत का काम था वो भी अपने हाथ में लेकर के और कंपनी के कार्यकर्ताओं के ऊपर डाल दिया गया, और नवाब को जो है निजामत के काम से मुक्ति दे दी गई।
अब नवाब को दी जा रही थी इस निजामत के काम के लिए पेंशन, वो थी 32 लाख। अब चूंकि जब निजामत का अधिकारी ले लिया गया, निजामत की जिम्मेदारी ले ली गई नवाब से, तो उसकी जो पेंशन थी वो घटा करके 16 लाख कर दी गई, जो कि पहले कितनी थी, 32 लाख थी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। हेस्टिंग्स ने क्या किया, 26 लाख रुपए वो मुगल बादशाह को दे रहा था 1765 से, 26 लाख रुपए दिया करता था। तो हेस्टिंग्स ने क्या किया कि वो भी बंद कर दिया, और सम्राट को, जो मुगल बादशाह था, उसको इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे वो अवध से लेकर के दे दिए थे, और उनको वापस ले लिया, और 50 लाख रुपए के एवज में अवध को ये दोनों जिले बेच दिए। अंग्रेजों ने ऐसा किया क्यों? अंग्रेजों ने बोला, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि जो मुगल सम्राट है, मुगल बादशाह है, उसने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया है, अब वो मराठों की अधीनता मानता है। लेकिन ऐसा था कुछ भी नहीं। मेन जो रीजन था, जो वास्तविक कारण था, वो केवल और केवल मनी कलेक्ट करना था, धन इकट्ठा करना था कंपनी के लिए। अब वॉरेन हेस्टिंग्स भेजा गया है, रोल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया है, कलेक्टर्स को नियुक्त कर दिया है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो जो भूमि कर की जो व्यवस्था है उसमें कुछ प्रयोगों का काल चलता है। वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ प्रयोग करता है, टैक्स वसूली का काम करता है, और वो आगे जा करके फेल होती हैं। तो हेस्टिंग्स ने सबसे पहले क्या किया कि एक रेवेन्यू सिस्टम लेके आता, उसको ट्राई करता, फिर वो फेल होता, उसको खत्म कर देता, फिर दूसरा लेके आता, वो फिर फेल होता, उसको फिर खत्म कर देता। तो इसको जो तरीका था, इसको बोलते हैं परीक्षण और अशुद्धि का नियम, या ट्रायल। ट्रायल करता और एरर मिलती तो खत्म कर देता। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, 5 साल के लिए नीलामी कर देता है टैक्स कलेक्ट करने की। और जमींदार जो है वो भूमि का स्वामी नहीं था, इसलिए ऐसा माना गया कि इसको नीलामी में, जो विड है रेवेन्यू सिस्टम के लिए, उसमें वरीयता या प्रायोरिटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। कर वसूली करने का जो काम था वो अंग्रेज कलेक्टरों को सौंप दिया गया, और चूंकि अंग्रेज कलेक्टर जो थे वो उतना भारतीय समाज से परिचित नहीं थे, तो उनकी सहायता करने के लिए कुछ भारतीय भी नियुक्त किए गए। तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, उसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का जो क्षेत्र था वो 1774 में 6 डिवीजनों में बांट दिया जाता है। ये 6 डिवीजन कौन कौन सी हैं? कलकत्ता है, वर्धमान है, ढाका है, मुर्शिदाबाद है, दिनाजपुर है, पटना है। और प्रत्येक डिवीजन में एक प्रांतीय लगान परिषद जो है वो स्थापित की जाती है, और इनका जो काम होता है वो अपने अपने प्रांत में, अपने अपने डिवीजन में लगान व्यवस्था को देखना था। और इन प्रांतों में, या जो इन परिषद के जो अधीन जिले आते थे, उनमें टैक्स वसूली का जो काम था वो कलेक्टरों के पास था, क्योंकि संपूर्ण हिसाब किताब की जानकारी भी रखनी थी, संपूर्ण जमीन की जानकारी रखनी थी। तो उसके लिए एक भारतीय अधिकारी ही नियुक्त किया जा सकता था, भारतीय व्यक्ति ही नियुक्त किया जा सकता था। तो इसके लिए एक नए पद का सृजन किया गया, एक नई पोस्ट बनाई जाती है, और इस पोस्ट को बोला जाता है राय रायन। और इस पद पर जिसकी नियुक्ति की जाती है उसका नाम है राजा राजबल्लभ। यानी राजबल्लभ कौन था? राय रायन था। और इसका काम क्या था? संपूर्ण लगान के हिसाब किताब को जो लिखने का काम करता था, उसको एक डेटा रिकॉर्ड करने का काम करता था। कुछ दिनों में क्या हुआ कि कलेक्टर जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बेईमानी कर रहे थे। तो कलेक्टरों को क्या किया जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वहां से वापस कर लिया गया। जो 5 साल के लिए ये व्यवस्था की गई थी लैंड रेवेन्यू की, 77 में खत्म हो जाती है। और 1772 में जो योजना शुरू की गई वो पूरी तरह से असफल रही। किसानों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हुआ क्या कि जब नीलामी हो रही थी रेवेन्यू सिस्टम के लिए, तो जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने भी चोरी छिपे अपने नौकरों के, अपने एजेंटों की सहायता से नीलामी में भाग लिया। और तो और कंपनी के अधिकारियों को ही छोड़ दीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स खुद अपने नौकर के बेटे के नाम से उसने भूमि पंजीकृत कराई थी टैक्स वसूली के लिए, इस रेवेन्यू सिस्टम में जब नीलामी हो रही थी तब। तो सोचिए, वॉरेन हेस्टिंग्स खुद किसानों की, बंगाल की जनता की लूट में शामिल था। 1776 में कोई ऐसी नवीन व्यवस्था शुरू नहीं हो पाती है,
कि आगे के लिए 5 साल किया जाए, 10 साल किया जाए, क्या किया जाए। तो 1777 से लेकर के एक-एक साल के लिए नीलामी चलती रही। हर साल क्या होता कि किसानों को एक नया स्वामी मिल जाता टैक्स कलेक्शन के लिए, और जो ये नया व्यक्ति होता हर साल उसे 1 साल का टाइम होता, तो वो अपनी जेबें भरने में ज़्यादा धन एकत्रित करता। इससे क्या हुआ कि लोगों की हालत तो बहुत खराब हुई, लेकिन फाइनली कंपनी के जो रेवेन्यू था उसमें 26 लाख की वृद्धि हुई। कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बंगाल की जनता की जो हालत है वो नीचे गिरती जा रही है। तो इस तरह हमने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग्स कोई भी एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो बंगाल को देने में फेल हो गया, और वो अपने पीछे जब इतना बुरी व्यवस्था थी, तो इसके परिणाम देखने को मिलते हैं, बहुत दुख, विद्रोह और अकालों की एक झड़ी देखने को मिलती है हमें आगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लैंड रेवेन्यू के साथ साथ कुछ जुडिशियल सिस्टम में भी सुधार किए थे, कुछ न्यायिक सुधार भी किए थे। तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली जो ब्रिटेन से भारत में आई, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही आई। भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की जो शुरुआत होती है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय होती है। इसको कहा जाता है कि ये कानून के शासन की व्यवस्था थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था थी। ठीक है, चूंकि कंपनी ने दीवानी जो उत्तरदायित्व थे वे अपने ऊपर ले लिए थे, इसलिए अब जो सिविल न्याय दीवानी न्याय है उनकी व्यवस्था करना भी अब कंपनी का उत्तरदायित्व बन चुका था। जिम्मेदारी थी कंपनी की कि वो जनता को दीवानी न्याय भी प्रदान करे। तो 1772 में क्या हुआ कि प्रत्येक जिले में, जो भी बंगाल में जिले थे, एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय स्थापित कर दिया गया, सभी जिलों में एक एक। तो जो जिला दीवानी न्यायालय थे, अब इन दीवानी न्यायालयों में होता क्या था, कौन कौन से केस आते थे, संपत्ति से रिलेटेड कोई है, कोई वंशानुगत से रिलेटेड कोई अधिकार वाला कोई केस है, विवाह का कोई केस है, जाति कर्ज किराया इनसे रिलेटेड कोई है, कोई पार्टनरशिप का केस है। इन सब विषयों की जो सुनवाई होती थी वो दीवानी न्यायालयों में होती थी। तो यहाँ कानून कौन सा लागू होता था, यहाँ हिंदुओं पर हिंदुओं के कानून लागू होते थे और मुसलमानों के मुस्लिम कानून लागू होते थे। फिर क्या होता है, जो जिला फौजदारी अदालत हर जिले में नियुक्त की गई थी, वो एक भारतीय काजी के अधीन होती थी, और इसकी मदद के लिए एक मुफ्ती भी होता था और दो मौलवी होते थे। यहाँ पर क्या होता था कि मुस्लिम कानून लागू होता था, और अभी हमने क्या देखा कि जो दीवानी न्यायालय था वहाँ हिंदुओं पर हिंदू कानून और मुस्लिम पर मुस्लिम कानून लागू होता था। कलेक्टर जो है उसको एक काम और दिया गया कि जो फौजदारी न्यायालय है उसमें बस इतना देखना होता था कि जो गवाही हुई है, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, वो ठीक तरीके से किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। लेकिन जो कलेक्टर होता था इस फौजदारी अदालत का सदस्य नहीं होता था, बस उसे इस प्रक्रिया को देखना होता था। अगर किसी की संपत्ति की जब्ती की जा रही होती थी, मान लीजिए कोई केस आया और फौजदारी अदालत ने आदेश दिया संपत्ति की जब्ती का, या फौजदारी अदालत ने आदेश दिया मृत्युदंड का, तो इसके लिए क्या होता था, जो बड़ी निजामत अदालत थी, मतलब फौजदारी के ऊपर जो बड़ी अदालत थी फौजदारी की, सदर निजामत अदालत, उसको प्रमाणीकरण कृत करती थी, तब उसके बाद में ऐसे जो आदेश हैं वो लागू हो पाते थे। सदर निजामत अदालत जो थी, जो अभी तक मुर्शिदाबाद में हुआ करती थी, वो अब कलकत्ता लेकर के आई गई है। कहते हैं कि हेस्टिंग्स ने हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के कानूनों को रिस्पेक्ट देने का प्रयास किया। उसने क्या किया कि हिंदू और जो मुस्लिम विधियां थी, जो उस समय कानून चलते थे, उनको एक किताब में बनाने का प्रयास किया, एक उनके ऊपर किताब तैयार करने का काम किया। और एक 1776 में एक कानून के ऊपर एक किताब छपी थी, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ही छपी थी, और इस किताब का नाम था कोड ऑफ जेंटू लॉ। कोड ऑफ जेंटू लॉ, यहाँ पर लॉ और लिख देते हैं। और 1791 में इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में एक विलियम जोन्स थे और कोलब्रुक थे, इन्होंने एक डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ पुस्तक को भी प्रकाशित किया था। ये काफी समय से प्रयास चल रहा था इसको लेकर के, ये 1791 में जाकर के प्रकाशित होती है। न्यायालयों को अपनी कार्यवाही को तब भी लिखना पड़ता था, आज भी लिखना पड़ता है और तब भी लिखना पड़ता था, और
उस समय की खास व्यवस्था क्या थी कि कोई भी जो मुकदमा कोर्ट में आया है, चाहे वो दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया गया कि इतनी टाइम पीरियड में आपको इसका फैसला देना ही देना है। न्यायालयों के द्वारा क्या किया गया, जो अभी तक कठोर जुर्माने दिए जा रहे थे, कठोर दंड दिए जा रहे थे, वो बंद कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा क्या था कि 10 साल 10 रुपए के ऊपर के जो मुकदमे थे, वो कोर्ट में या जो अदालत थी उनमें लाए जा सकते थे। 10 रुपए से नीचे के जो मुकदमे थे, वो जनता आपस में बैठ के या पंचायत की सहायता, जो भी उनकी एक गांव की जो कमेटी हुआ करती थी या बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से निपटा लिया। लेकिन अगर 10 रुपए से ऊपर का कोई मुकदमा होता था, तो कोशिश ये की जाती थी कि उसको अदालत में लाया जाए। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है भारत में। इसके अलावा 1781 में जो विधि संहिता भारत में लाई थी, उसको भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लाया गया था। ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कुछ देख लेते हैं। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट था, इसमें क्या था कि ये केवल और केवल कलकत्ता में रहने वाले भारतीय और अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकता था। हालांकि प्रावधान तो ये भी था कि कलकत्ता के बाहर वालों के भी भारतीयों के झगड़े सुने जा सकते थे, लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब दोनों जो पार्टी हैं, दोनों पक्ष हैं जिनके बीच में झगड़ा है, कोई विवाद है, वो इसके लिए तैयार हो जाते कि हमारा इस सुप्रीम कोर्ट में केस जाए। इसकी खास बात क्या थी, यहाँ पर अंग्रेजी कानून लागू होता था, यानी कि यहाँ सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की तरह हिंदू या मुस्लिम कानून लागू नहीं होता था, यहाँ पर अंग्रेजी कानून लागू होता था। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर इंग्लिश कानून लागू हो रहा है, लेकिन जो उसके अधीनस्थ जितनी भी, चाहे सदर दीवानी हो, सदर निजामत हो, सदर अदालतें जो हैं, वहां पर हिंदू या मुस्लिम कानून लागू हो रहा है। आगे देखते हैं, हेस्टिंग्स ने क्या किया कि कलेक्टर जो था अभी तक, वो कुछ न्याय का काम भी देखता था, जो दीवानी न्याय होते थे उनका काम देखता था, और वो लैंड रेवेन्यू का भी काम देखता था। तो अब अगर कोई लैंड रेवेन्यू से लेकर ही शिकायत अदालत में पहुंच जाए, तो जो कलेक्टर न्याय कर रहा है उसी के खिलाफ ही पहुंच गए। तो हुआ क्या कि कलेक्टर को न्याय के काम से अलग कर दिया जाता है। लेकिन अलग करने से क्या हुआ कि जो ये न्याय व्यवस्था थी, ये काफ़ी जटिल होती गई। पश्चिमी प्रभाव था, ब्रिटिश प्रभाव था। तो इससे हुआ क्या कि कानून व्यवस्था जो है, जो अदालतों का काम है, वो एक व्यवसाय बन गया। और इसका संचालन कौन कर सकता था? केवल और केवल वकील कर सकते थे। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि कोर्ट में हमें कोई भी केस करना है, कोई भी कार्रवाई शुरू करानी है, तो हमें वकीलों की सहायता लगभग लेनी ही पड़ती है, यदि हम बहुत ज़्यादा बड़े जानकार नहीं हैं तो। इससे क्या होता है कि भारत में वकील वर्ग जो है, वो उत्पन्न होता है, जो अभी तक चल रहा है। वारेन हेस्टिंग्स को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ पुलिस व्यवस्था में भी सुधार करने का प्रयास किया। इस समय उसको आरक्षी विभाग करके भी बोला करते थे। उन्होंने प्रत्येक जिले में क्या किया, एक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दिया और चोर और डाकुओं को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास किया। ये विद्रोही सन्यासियों का नाम आपने सुना होगा। इनका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो उपन्यास है आनंद मठ में मिलता है। तो इनके ऊपर भी बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई, इनका कठोरता से दमन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कुछ आर्थिक सुधार हुए थे, इनको भी हम देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने, हमने देखा था पहले ही, मुगल बादशाह पर मराठों के संरक्षण में होने का आरोप लगा दिया। मुगल बादशाह की जो पेंशन थी वो बंद कर दी। उसके पास जो इलाहाबाद और कड़ा के जिले थे वो छीन लिए। किसको दे दिए? अवध के नवाब को भेज दिए 50 लाख में। उसके बाद नवाब की पेंशन घटा करके आधी कर दी थी। तो इससे फाइनली फायदा क्या होगा? कंपनी का फायदा होगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। उसने क्या किया, कुछ टकसाल संबंधी सुधार भी किए, और जो अलग अलग जगहों पर टकसालों पर जो मुद्राएं बनती थी, अलग अलग तरह की मुद्राएं बनती थी, उसको क्या हुआ, उन सब के स्थान पर एक सामान्य मुद्रा, एक जनरल करेंसी चलाने का प्रयास किया। और इसके लिए कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में जो सरकारी टकसाल की स्थापना की गई, वो किसके टाइम पे की गई? हेस्टिंग्स के समय पर की गई। ठीक है। उसने कुछ एक प्रयास किया, बोला कागज की मुद्रा भी चलाए, पेपर करेंसी भी चलाए, लेकिन चूंकि पुराना समय था इसलिए वो उतने अच्छे तरीके से
सफल नहीं हो पाया उस समय। और हेस्टिंग्स के समय की बहुत बड़ी बात ये थी कि कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको नमक बनाने का एक अधिकार मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। नमक एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के घर घर में इस्तेमाल होता था, और चूंकि कंपनी को एक अधिकार मिला है, मोनोपोली मिल गई है, तो इससे क्या होगा, कंपनी नमक के दामों को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने में पॉसिबल हो गई थी। अब आर्थिक सुधारों के बाद में कुछ जो व्यापार वाणिज्य के जो सुधार हुए थे उनको देख लेते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि दस्तक, दस्तक का मतलब क्या होता है? दस्तक जो होता है मतलब एक ट्रेड अथॉरिटी टाइप की होती है। तो उससे क्या होता है कि ट्रेड में छूट मिल जाती है, या ट्रेड कम हो जाता है, टैक्स कम हो जाता है, टैक्स खत्म हो जाता है। तो इसका क्या हो रहा था कि जो कंपनी के लिए दस्तक दी गई थी, उसका कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे, जो वो पर्सनल ट्रेड करते थे कंपनी के कर्मचारी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हुआ। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इस अवैध व्यापार को बंद करने के लिए उसने दस्तक का प्रयोग ही खत्म कर दिया। तो दस्तक का जो प्रयोग हो रहा था, उसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किसने किया? हेस्टिंग्स ने किया। अलग अलग जगहों पर चुंगी वसूली जाती थी। चुंगी मतलब एक माल पर जो एक टैक्स टाइप का लगता था, इस रास्ते से निकल रहे हैं तो टैक्स लगेगा। तो अलग अलग जगहों पर चुंगी बनी हुई थी, कोई नियम नहीं था, कहीं भी कोई भी चुंगी बनी हुई थी। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय क्या हुआ कि सारी चुंगी खत्म कर दी गई बंगाल में, और केवल 5 चुंगी छोड़ी गई। सिर्फ 5 जगह पर चुंगी थी, उनको मान्यता दी गई। एक चुंगी थी कलकत्ता में, एक पटना में, हुगली में, ढाका में, और एक मुर्शिदाबाद में थी। पान और तंबाकू, इनके व्यापार पर भी कंपनी को एक अधिकार था, और इनको टैक्स फ्री रखा गया, इनको कर मुक्त रखा गया। और बाकी जितनी भी वस्तुएं थी उन सब पे केवल और केवल 2.5% टैक्स देना था, जो कि भारतीयों को भी देना था और अंग्रेजों को भी देना था। बार बार हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का नाम देख रहे हैं, तो चलिए अब इसके विषय में भी पढ़ लेते हैं। देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या थे, कुछ प्रावधान क्या थे। जो कंपनी की कोटा प्रोपराइटर्स थी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स थे, उसमें क्या हुआ कि वोट देने का अधिकार अब केवल उन्हीं को दिया गया जो कम से कम 1 साल पहले से कर्मचारी थे, और जिनके पास कम से कम 1,000 पाउंड के शेयर थे। यानी कि अब सभी लोग वोट नहीं दे सकते थे। पहले क्या था कि जो 500 पाउंड थे वो भी वोट दे सकते थे, और 1 साल वाली कोई भी ये क्लॉज नहीं था वहां पर। इससे मतदाताओं की संख्या कमी हो गई। लेकिन एक और नियम लाया गया कि जिसके पास ज़्यादा शेयर हैं वो ज़्यादा वोट दे सकता है। जैसे कि जिसके पास 3,000, 6,000 और 10,000 के मूल्य के शेयर हैं, वो सीरियली 2, 3 और 4 वोट दे सकते थे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो पहले 1 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते थे, वो अब 4 साल के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि एवरी ईयर, हर एक साल में 1/4 सदस्य हैं जो वो रिटायर हो जाएंगे। यानी कि हर साल 6 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और नए नियुक्त किए जाएंगे। यदि कोई सदस्य दोबारा चुना जाना चाहता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष का जो है वो गैप लेना होगा, 1 वर्ष का अवकाश लेना होगा, उसके बाद वो दोबारा चुना जा सकता है। अब कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसके ऊपर ब्रिटिश संसद का जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और आदेश दिया गया डायरेक्टरों को जो भी राजस्व संबंधी पत्राचार है जो भारत के साथ होता है, मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, किसी भी तरह का रेवेन्यू का सिस्टम का जो भी करस्पॉन्डेंस है, जो भी पत्राचार है जो भारत के साथ होता है, वो अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के साथ सामने रखा जाएगा। और अगर कोई सैनिक, और मतलब यानी कि कोई मिलिट्री से रिलेटेड कोई इशू है या सिविल रिलेटेड कोई इशू है, वो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सामने रखा जाएगा। बंगाल का जो गवर्नर था इस एक्ट 1773 के द्वारा, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। यानी कि गवर्नर से गवर्नर जनरल का नाम कर दिया गया, जनरल ऐड कर दिया गया। और उसकी सहायता के लिए एक परिषद जोड़ी गई, और इस परिषद में कितने थे? 4 सदस्य थे। और अब इस गवर्नर जनरल को इस परिषद की सहायता से ही काम करना था, और इनका जो कार्यकाल था गवर्नर और इसकी परिषद का 5 साल के लिए डिसाइड कर दिया गया। जो इनको निर्णय लेने होते थे वो बहुमत से लेने होते, और अगर मत बराबर हो गए तो जो गवर्नर जनरल था वो निर्णायक मत, मतलब फाइनल वोट दे सकता था। जो कोरम था, यानी कि 5 में से कम 3 लोग प्रेजेंट हो तो ही मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम भी रेगुलेटिंग एक्ट में लिख दिया गया। इसके अलावा जो पार्षद 4 नियुक्त किए गए थे उनका नाम भी एक्ट में ही लिख दिया गया।
ऑलरेडी उनको सेलेक्ट कर लिया गया और नाम लिख दिए गए। इन गवर्नर जनरल का नाम तो आपको बता दिया है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो अ, पार्षद थे उसके नाम थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन और बर्बल। इनका नाम एक्ट में ही लिख दिया गया। इनको अगर हटाना है तो डायरेक्टर्स जो हैं वो सिफारिश करेंगे और केवल हटाया किसके द्वारा जाएगा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा हटाया जाएगा। 1774 में जिस सुप्रीम कोर्ट ने काम करना स्टार्ट किया, एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। और कुछ छोटे जज थे वो भी नियुक्त किए गए। तो इन छोटे जजेस के नाम क्या थे? हाइड था, चेम्बर्स था, लेमिस्टर था। शॉर्ट ट्रैक इनकी SCL है। उनको नियुक्त किया गया ताकि न्यायिक सुधार किए जा सके। गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, उसको अध्यादेश बनाने का भी आदेश दिया गया था कि वो अध्यादेश ला सकते हैं अगर मीटिंग कर पाना संभव नहीं है तो। लेकिन अध्यादेश लागू तभी होगा जब न्यायालय इसका पंजीकरण कर दे। इसके अलावा कंपनी जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार चलाया करते थे, उस निजी व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इस रेगुलेटिंग एक्ट का मूल्यांकन देख लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं इसको कैसा था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत के किसी एरिया के लिए, भारत के किसी क्षेत्र के लिए बनाया गया पहला संविधान था। ठीक है, इस एक्ट में कई सारी खामियां थी। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो मंत्रिमंडल यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत दूर थे, तो इतनी दूर से उन पर नजर रख पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। और कंपनी के जो निदेशक मंडल था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD था, उस पर जो मंत्रिमंडल था, जो कैबिनेट था, उसका कोई भी नियंत्रण नहीं था। कंपनी को जो है वो अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार को भेजनी पड़ती थी। अब रिपोर्ट तो भेज देते थे, लेकिन सरकारी प्रबंध ऐसा कुछ नहीं किया गया कि इन रिपोर्टों के साथ करना क्या है। तो बस रिपोर्ट आ जाती थी और रख जाती थी। रिपोर्ट के साथ क्या करना वो किसी को पता नहीं था। इस एक्ट के द्वारा जो एक से अधिक मत देने का अधिकार जो अभी हमने देखा था, उससे क्या हुआ, करप्शन बढ़ा। बड़े हिस्सेदारों जो थे उसके मनमानी चलने लग गई। गवर्नर जनरल जो था उस और उसकी परिषद जो थी, वो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर मतलब अच्छे तरीके से नियंत्रण नहीं दिया गया। बोला कि हाँ इनको नियम दे सकते हैं, मतलब लेकिन फिर भी जो कुछ परिस्थितियां थी उनमें वे बंगाल सरकार के अनुमति के बिना भी काम कर सकती थी और या फिर सीधे ब्रिटेन से जो आदेश आता था वो भी मान सकती थी। बाद में हम देखेंगे कि मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो आगे चल के पूरी तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आ जाएगी। गवर्नर जनरल के साथ एक परिषद जोड़ दी गई और बार बार झगड़ा होता था उस परिषद में, तो गवर्नर जनरल की जो स्थिति थी वो थोड़ी कमजोर हुई। 4 पार्षद जो थे उनमें से 3 एक साइड हो जाते थे और गवर्नर जनरल पर अपना दबाव बनाना शुरू कर देते थे। जो ये अधिनियम था वो चेक एंड बैलेंस था, मतलब कुछ अच्छी चीजें दे दी, कुछ बुरी चीजें दे दी, मतलब कहीं ना कहीं एक अवरोध और संतुलन वाला हिसाब किताब था इसमें। और जो हेस्टिंग्स था उसके जो पद था, यानी कि जो वो गवर्नर था बंगाल का, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब और ऊंचा पोस्ट दिया गया। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हेस्टिंग्स को ही हुआ। उसे परिषद में कई बार हार का सामना करना पड़ा। पार्षद एक साथ हो जाते थे और उसको हरा देते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।